देखो, कल हमने किसी भी पॉइंट मास की वजह से इंटेंसिटी और पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन स्टडी किया है। वहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है तुम्हारे में? हम्म? सर। कल हमने पढ़ा था भाई कि एक एम पॉइंट मास है। उसकी वजह से एट अ डिस्टेंस आर इंटेंसिटी होती है Gm/r²। और ये टुवर्ड्स द मास होती है ऐसे, क्योंकि वेक्टर है। फोर्स चूंकि अट्रैक्शन का होता है। और पॉइंट मास m की वजह से एट अ डिस्टेंस r पोटेंशियल होता है -Gm/r। बेसिकली ये वर्क डन है कि जहां इसका ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म होता है m का, वहां से इस पॉइंट तक यूनिट मास को शिफ्ट करने में ये ऑब्जेक्ट और जो इनकमिंग मास है यूनिट, उसका इतना एनर्जी का लॉस है। तो ये माइनस साइन इस चीज को शो करते हैं। ये हम कल डिस्कस कर चुके थे, ठीक है ना? यस सर। अब हम सारी कैलकुलेशन जो करेंगे, चूंकि ये हम स्टडी कर चुके हैं पॉइंट मास की वजह से पोटेंशियल और इंटेंसिटी, तो अब हम इसको रेफरेंस या इसको बेस एज्यूम करके अब हम सारी कैलकुलेशन करेंगे आगे, जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उनके रिगार्डिंग। समझ रहे हो ना? यस सर। तो यहाँ अपने पास एक रिंग है। रिंग मतलब इसमें जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ इस जगह पे है, सरकमफेरेंस पे। तो इसकी वजह से हमें ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस x इंटेंसिटी और पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है ना भाई? तो सबसे पहले तो तुम ऐसा सोचो कि तुम लोगों को जो इंटेंसिटी और पोटेंशियल नोन है, वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मास की वजह से नोन है, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप की वजह से नोन नहीं। ठीक है ना? यस सर। तो हम सबसे पहले किसी भी गिवन ज्योमेट्री को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके पॉइंट मास की हेल्प से जो हमने एक्सप्रेशन नोट डाउन किया है उसको यूज करेंगे। देखो ध्यान से, इसमें क्या है कि हमने इसको ऐसे छोटे छोटे पॉइंट साइज एलिमेंट्स में डिवाइड कर लिया, बहुत सारे। और उनमें से हमने ऐसे दो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए। चाहिए? हाँ सर। मतलब हमने सारी रिंग को बहुत छोटे छोटे पॉइंट साइज एलिमेंट में डिवाइड करके, और हमने एक एक पेयर सेलेक्ट किया है जो कि पेयर डायमेट्रिकली अपोजिट है। ठीक है ना भाई? कर लिया सर। तो म्यूट हो गए सर आप। तुम यहाँ पे देखो कि इसकी वजह से भाई मैंने फिर ये दो एलिमेंट जो तुम्हारे सामने है, ये इस तरह से मैंने देखा कि जो जॉइनिंग लाइन है वो कौन सी है। आवाज चली गई क्या भाई? आ रही है सर। ठीक है। तो तुम ये देखो यहाँ पे कि ये जो हम जब इंटेंसिटी या पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, तो हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? पॉइंट मास की वैल्यू, उससे जिस पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है उसकी डिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे हमने रिंग की वजह से इंटेंसिटी निकालनी थी, पॉइंट पी जो इसके एक्सिस पे है एट अ डिस्टेंस एक्स। तो मैंने इस रिंग को छोटे छोटे पॉइंट साइज एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर लिया, और उनमें मैंने दो एलिमेंट लिए हैं जो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट से पॉइंट पी की डिस्टेंस मेरे पास है, अगर तुम यहाँ से देख पा रहे हो तो, ये है √r² प्लस एक्स एक्स स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक। अब किसी भी पॉइंट मास की वजह से इंटेंसिटी, अगर तुमने ठीक से चीजों को समझा है, तो तुम्हें पता है कि वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग टुवर्ड्स द मास होती है। यस सर। तो उस पॉइंट साइज एलिमेंट की वजह से टुवर्ड्स द मास उधर चली जाएगी, इसकी वजह से इधर चली जाएगी। बोलो इस, यस सर। तो इसकी वैल्यू, इसको मैं कहता हूँ DI। इसको भी चूंकि सेम होगी, चूंकि डिस्टेंस सेम है और इनकी मासेस की वैल्यू सेम है, DM DM।
बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या? No, sir. डी की वैल्यू होगी जी डीएम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। भाई डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये देख लो, जो हमने पढ़ा है Yes, sir. उसको हमने यहाँ पे यूज कर लिया। इस पॉइंट मास डीएम की वजह से एट पॉइंट पी जिसकी डिस्टेंस ये है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने यहाँ से लिख लिया। बोलो, हाँ, sir. ये दोनों वैल्यूज इतनी होंगी, पर चूंकि अगर हम पूरी रिंग को ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स में डिवाइड कर चुके हैं पहले ही, तो यहाँ पे क्या होगा भाई कि ये पूरी की पूरी जो रिंग है, इसके हर एक एलिमेंट की वजह से इंटेंसिटी इतनी तो होगी, हाँ, sir. या कोई डिफरेंट होगी बताओ? यही होगी, sir. यही होगी। अब क्या होगा कि अगर तुम उसको, मतलब वो मैंने वर्टिकल बना रखी है, उससे कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं। अगर तुम उसको थोड़ा सा ऐसे देखो कि ये रिंग जो है, हम यहाँ पे मार्क कर लो इसको, और जो इसके एक्सिस पे जो पॉइंट है, अगर हम उसको देखें भाई, तो वो यहाँ पे, तो इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे, उन सब की वजह से इस पॉइंट P की इंटेंसिटी, ये बताओ कितनी सारी होंगी? बोलो। Infinite. और ईच डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सर्कमफेरेंस। Yes, sir. तो ये सारी की सारी ऐसी होंगी ना, जैसे कि एक कोन है और कोन की स्लैंट हाइट के अलोंग इंटेंसिटीज है। यहाँ पे देखो, ये तो हमने दो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट की वजह से सिर्फ मार्क किए, पर ये और भी तो एलिमेंट होंगे ना जिन पॉइंट साइज एलिमेंट में हमने रिंग को डिवाइड किया है। क्योंकि हमने रिंग को क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हमने जो पॉइंट साइज एलिमेंट है उसकी वजह से इंटेंसिटी पता है, किसी ज्योमेट्रिकल शेप की वजह से हमें पता नहीं है। तो हमने पहले इस रिंग को छोटे छोटे पॉइंट साइज एलिमेंट्स में डिवाइड कर लिया, और डिवाइड करने के बाद उसमें से दो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट सेलेक्ट किए, उनकी वजह से हमने इंटेंसिटी टुवर्ड्स द मास मार्क कर दी। पर ऐसे और भी तो बहुत सारे डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स होंगे। बोलो। जी, sir. तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स इस सर्कमफेरेंस ऑफ रिंग के अलोंग एज अ कोन की स्लाइंट हाइट ही तो होंगे। हाँ जी, sir. तो अगर तुम ये कहो कि हर एक स्लाइंट हाइट जो है वो कोन की हाइट से एक इक्वल एंगल बना रही है, तो तुम ये बताओ, जैसे ये दो एलिमेंट की इंटेंसिटी है, तो इनकी जो इंटेंसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग है, मतलब इधर की तरफ है, वो है दो एलिमेंट की वजह से हम बात कर रहे हैं भाई, डी आई कॉस थीटा, और इधर की तरफ है डी आई साइन थीटा। ऐसे नीचे वाली का एक एलिमेंट और इधर हो गया, ये भी डी आई कॉस थीटा हो गया, और दूसरा एलिमेंट हो गया इधर डी आई साइन थीटा। अब तुम ये देखो, ये दो एलिमेंट जो सेंटर ऑफ रिंग की तरफ चले गए, ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और पैरेलल है, तो ऐड हो जाएंगे। ये इक्वल मैग्नीट्यूड Yes, के sir. हैं और अपोजिटली डायरेक्टेड है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो दो एलिमेंट की नेट इंटेंसिटी, दो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स की नेट इंटेंसिटी टू डी आई कॉस थीटा नहीं Yes, sir. है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को? No, sir. No. अब देखो, अगर हम दो एलिमेंट और सेलेक्ट कर लें, ये, फिर दो और ले लें ये वाले, फिर दो और ले लें ये, इस तरह से दो और ले लें, तो जितने एलिमेंट्स ऐड होते चले जाएंगे कॉस थीटा की उतनी ही वैल्यू ऐड होती चली जाएगी। दो और आ जाएंगे तो टू डी आई कॉस थीटा, फिर और इधर आ जाएगा लॉन्ग द एक्सिस, उनके भी दो कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर टू और आ जाएगा। तो हर एक, तो इसका मतलब हम यही तो कहेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के कॉस थीटा कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे और साइन थीटा कंपोनेंट एलिमिनेट हो जाएंगे। Yes, sir. बोलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है, sir. Sir. तो अगर मैं कंप्लीट रिंग की वजह से इंटेंसिटी कहूँ कितनी होगी, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग यही तो कहेंगे कि जितने भी यहाँ कंपोनेंट तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, जितने भी कंपोनेंट तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहे हैं,
जितने भी एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं उनके सबके cos थीटा कंपोनेंट को जोड़ दो। जो नेट इंटेंसिटी ड्यू टू एंटायर रिंग है वो यही तो होगी। दो एलिमेंट है तो 2 di cos थीटा, चार एलिमेंट है तो, और चूंकि कंप्लीट रिंग है तो हर एक एलिमेंट के सामने उसका पेयर कंप्लीट करने के लिए दूसरा जरूर मिलेगा। बोलो। Yes, sir. अब भाई ये समेशन की जगह हम रखते हैं जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू रख देते हैं एक्स अपॉन अंडर रूट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये एलिमेंट के ये वाले पार्ट बस ऐड होते चले जाएंगे, ऐड होते चले जाएंगे। तो हर एक एलिमेंट, हर एक टर्म में से जो जी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 ये तो कॉमन है, और ऐड करने को सब जगह से बस ये हर एक टर्म में डीएम प्लस ये है। तो ये सब कुछ डीएम डीएम जोड़ के क्या मिलेगा तुम्हें जब सब एलिमेंट्स का मास जुड़ जाएगा? तो ये मास ऑफ रिंग ही तो है, Yes, sir. क्योंकि हर एक टर्म में Yes, sir. बाकी सारी टर्म तो कॉमन मिलेगी। तो यहाँ आई नेट जो होगा वो कितना हो जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू। अब ये बता दो भाई यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, sir. समझ आ गया ना ठीक से? आ गया, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही है, चार्ज के केस में यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का, यहाँ चार्ज आ जाएगा, बाकी सारी चीजें जो भी तो रहेंगी। क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक और रिपल्सिव फोर्स दो तरह के होते हैं, तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये रिंग के एक्सिस के अलोंग अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स होता है। यहाँ पे क्योंकि एक ही तरह का फोर्स होता है, तो इस इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है तुम देखो कहाँ, ये सेंटर की तरफ ही तो जा रही है ना, लेफ्ट की तरफ, तो ये नेट इंटेंसिटी की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रिंग है ये। बोलो भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं, sir. चलो ठीक है, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। अब तुम ये देखो कि इंटेंसिटी चूंकि वेक्टर है, तो वहां पे हमने डायरेक्शन वगैरह का रोल इंक्लूड कर लिया, तो हमने फिर वेक्टर एडिशन कर दिया। पर हमने पोटेंशियल भी तो पॉइंट साइज एलिमेंट की वजह से ही पढ़ा है, वो रिंग तो पॉइंट साइज नहीं है, तो हम उसे डिवाइड तो वैसे ही करेंगे पॉइंट साइज एलिमेंट्स में। पर क्योंकि पोटेंशियल स्केलर होता है, तो हम उसको स्केलर की तरह से ही ऐड कर देंगे, जितने एलिमेंट उनके एक एक के पोटेंशियल को ऐड कर देंगे बस। समझ गए? Yes, Yes, sir. sir. एक का पोटेंशियल कितना होगा, जी डी एम अपॉन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट मास। वो है क्योंकि हर एक रिंग को हमने बहुत सारे पॉइंट मास में डिवाइड किया है, उसके सरकमफेरेंस को देखना। तो जो वी नेट है वो कितना होगा, ऐसे सारे के सारे इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस की वजह से पोटेंशियल का एडिशन। मतलब ऐसा समझो कि जब यूनिट मास को हम शिफ्ट करेंगे, तो एक जब मास होगा तो ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो इतनी एनर्जी लॉस होगी। ये सारे के सारे उसको जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो सब एनर्जी लॉस करेंगे ना मिलकर, तो सबकी एनर्जी टोटल कितनी लॉस होगी, सबका सम कर दूंगा। Yes, sir. अब तुम यहाँ पे ये देखो कि इस सब में ये जितने भी एक्सप्रेशन आएंगे प्लस 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 होते चले जाएंगे, तो उसमें से ये इतनी टर्म तो कॉमन है ना, ये जी एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर, फिर वो डीएम डीएम जुड़ता चला जाएगा। तो वी नेट कितना आ जाएगा, हाँ, जी GM by मास ऑफ द रिंग, तो कितना आ जाएगा? बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं no, sir. है? एग्री हो ना सब इस बात से? Yes, sir. अब अ, इसमें हम देखते हैं फॉर
सेंटर ऑफ द रिंग, एक्स कितना है 0, जिस पॉइंट पर हम इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं एक्स तो उसकी डिस्टेंस है ना सेंटर से, तो Yes, sir. सेंटर पे चले जाएंगे तो एक्स 0 हो जाएगा। जब एक्स 0 हो जाएगा यहाँ पे 0 रखूंगा, नीचे 0 रखूंगा, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? GM by R square. इंटेंसिटी हो जाएगी 0। हाँ 0. और भाई वी सेंटर ये हो जाएगा -GM/R, ये एक्स 0 होगा तो √R² ये हो जाएगा R। अब देखो इसका क्या मतलब है, याद करो इंटेंसिटी को हमने कैसे डिस्कस किया था, किसी भी जगह जहां इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है वहां पे यूनिट मास के ऊपर फोर्स, याद है ना? यस सर। तो जब हम सेंटर पे इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब सेंटर के ऊपर यूनिट मास के ऊपर फोर्स। तो देखो ये यूनिट मास हर एक सरकमफेरेंस के ऊपर पॉइंट साइज एलिमेंट के टुवर्ड्स इक्वली अट्रैक्टेड होगा। तो इस पे नेट यस फोर्स, सर। इस पे नेट फोर्स कितना होगा? 0। 0। पर अगर तुम देखोगे कि ये इस रिंग के सेंटर तक किसी भी यूनिट मास को इन्फिनिटी से जब शिफ्ट किया जाएगा यहाँ तक सेंटर तक, तो इस रिंग का हर एक एलिमेंट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने पे लगा होगा, तो वर्क तो सभी कर रहे हैं ना मिलके। Yes, sir. तो जब हर एक इस रिंग का हर एक पॉइंट साइज एलिमेंट उसको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने पे लगा पड़ा है, तो हर एक पॉइंट साइज एलिमेंट वर्क कर रहा है, सारे मिला के इतना वर्क कर देंगे, इसका मतलब सिस्टम में से इतनी एनर्जी निकल के चली जाएगी। Yes, sir. बोलो ये बात समझ आई या नहीं? आ गई सर. आगे अब तुम ये कुछ सोच सकते हो कि जी हम रिंग की वजह से क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसी चीजें क्या कहीं एग्जिस्ट करती हैं, मतलब हम, भाई देखो सैटर्न प्लैनेट अगर तुमने देखा हो तो उसके अराउंड उसके रिंग्स होते हैं नहीं होते हैं इस तरह के? होते हैं सर. तो हमें तो ये बात पता ही नहीं ना कि यूनिवर्स में कितनी अजीब अजीब चीजें हैं, क्या पता हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। जी सर. तो जितनी चीजें हैं वो कम से कम इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी पॉसिबल हो सके वह उनको कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये सारी चीजें हमें ग्राफ से समझनी है कि किस तरह वेरी करती है। ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, मतलब रिंग की वजह से इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ किस तरह वेरी करते हैं, ये हमें ग्राफ से शो करना है। तो थोड़ा सा जो तुम्हारी पुरानी नॉलेज है तुम्हें उसे रिफ्रेश करना पड़ेगा भाई, जो हमने ग्राफ वगैरह में डिस्कस करा है उसका काफी दिन हो गए पड़ेगा। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें किस चीज का ध्यान रखना होता है? ये चीज तुम्हें याद है नहीं है कुछ थोड़ी बहुत? हम्म। यस सर. तो एक तो ये देखो कि ये डिस्टेंस जो है इसके साथ वेरिएशन में इंटेंसिटी एक फंक्शन है डिस्टेंस का,
तो अगर तुम i को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो तो ये माइनस आई ऑफ एक्स दिखेगा तुम्हें, यहाँ माइनस एक्स से रिप्लेस करके देखो। जब f ऑफ माइनस एफ एक्स होता है तो ये एक ऑड फंक्शन होता है, और ऑड फंक्शन का हाँ ग्राफ जी मैंने तुम्हें बताया था कि ये अपोजिट क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिकल होता है। यस सर। फिर मैंने तुम्हें कहा था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन चेक करने के लिए हम लोग स्लोप चेक करते हैं, तो स्लोप होगा इसका di/dx। उसके लिए फिर मैंने तुम्हें कहा था कि भाई मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए di/dx कैलकुलेट करो और इसको जीरो रख दो। फिर जीरो रखने से x की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आ जाएगी r/√2। ठीक है। Yes, यस sir. सर। तो उसको तुम जब चेक करके देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये r/√2 पे मैक्सिमा बना रहा है। ठीक है ना। यस सर। चाहे तो तुम इसको घर जाके एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, अब तो तुमने डिफरेंशिएशन वगैरह थोड़ा सा पढ़ लिया तो तुम्हें थोड़ी हेल्प हो जाएगी, मेरा टाइम बच जाएगा। तो अब इसमें जब हम ये कहेंगे कि मैक्सिमा बना रहा है तो इसमें इंटेंसिटी जो होगी वो इंक्रीजिंग दिखेगी तुम्हें, क्योंकि सेंटर पे तो जीरो ही है। रिंग के सेंटर पे तो इंटेंसिटी जीरो ही है ना, एक्सिस पे जीरो है नहीं तो इसका मतलब बड़ी होगी ना, तभी तो जीरो से कुछ हुई है। हाँ सर। तो जो इंटेंसिटी है वो r/√2 पे मैक्सिमा बनाती है। तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा भाई इसका, जब तुम देखोगे। ये देखो ये इधर की तरफ क्यों गया, क्योंकि जब हम x को इन्फिनिटी रखेंगे तो जब x को इन्फिनिटी मतलब x बहुत बड़ा हो जाएगा तो आर स्क्वायर के कंपैरेटिवली एक्स स्क्वायर इतना बड़ा हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर के कंपैरेटिवली आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये gm/x हो जाएगा ना। यस सर। लार्ज डिस्टेंसेस के लिए ये होगा और लार्ज डिस्टेंसेस के लिए ये होगा, तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/x। तुम्हें याद होगा कि हमने रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह का बनाया था, तो वो देखो ये आगे इसी तरह का होता चला गया। नहीं समझ आया। बोलते ही नहीं। Yes, sir. फिर ये ऑड फंक्शन है तो जैसा ग्राफ इधर की तरफ है भाई वैसा ही इधर बन जाएगा ऐसा ही। ये -r/√2, ये इंटेंसिटी का वेरिएशन है डिस्टेंस के साथ में रिंग की वजह से। जब हम पोटेंशियल का देखेंगे ये शायद तुम्हारे नोट्स में ये ग्राफ मिसिंग है, तो तुम इसे एक बार ठीक से कॉपी कर लेना। देखो पोटेंशियल जो है वो हमने पढ़ा है कि -gm/√r² + x²। एक तो तुम साफ देख लो यहाँ पे कि जो ग्राफ है उससे पहले नेगेटिव है, तो ये ग्राफ हमेशा पोटेंशियल नेगेटिव यानी कि y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो ग्राफ x एक्सिस के नीचे नीचे ही बनेगा। दूसरा, ये इवन फंक्शन है क्योंकि तुम देख रहे हो कि x को अगर हम -x से रिप्लेस करते हैं तो v -x जो है वो vx ही है। जब f -x fx ही होता है तो वो इवन फंक्शन होता है, और इवन फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। यस सर। अब तुम देखो जब x जीरो है यानी कि एट द सेंटर ऑफ रिंग, तो जो x जब मैक्सिमम है तो v की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी पर नेगेटिव। उसके बाद जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो नेट वैल्यू कम होने लगेगी। तो अगर इस ग्राफ को तुम बना रहे होते इस नेगेटिव साइन के बगैर तो ये ग्राफ तुम्हें कुछ उस टाइम पे भाई इस तरह का दिखाई देता है ऐसा। पर चूंकि ये ग्राफ ये vx का है, अगर ऐसा होता है gm/√r² + x², तो इससे पहले माइनस साइन लगा है, तो जब एफ एक्स को -एफ एक्स में कन्वर्ट करते थे हम तो पूरे ग्राफ को एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर लेते। तो ये ग्राफ कुछ कुछ ऐसा सा हो जाएगा। मतलब अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो भाई मुझे बता दो, ये नीचे की तरफ ही चलता रहेगा। समझ गए ना।
ये v है, Yes, sir. ये x है, और ये एट x इक्वल टू 0, मतलब सेंटर ऑफ रिंग पे पोटेंशियल है माइनस GM/R। यहाँ रख के देख लो, बोलो कोई प्रॉब्लम है? जो मैंने सर आपसे कल एसिम्प्टोट पूछा था वो यही होता है क्या? नहीं, एसिम्प्टोट अलग चीज है, मतलब ये तो कर्व है, इसको तो हम विच ऑफ एग्नेसी वगैरह करके कुछ इस तरह का नाम है, पर एसिम्प्टोट नहीं। एसिम्प्टोट ठीक तो है सर। एसिम्प्टोट तो पूरी की पूरी वो होती है, मतलब एक तरीके की मतलब पूरा अलग टॉपिक है एसिम्प्टोट का। तो मुझे तो यही समझ नहीं आया कि ठीक है उनको सर। कहाँ जरूरत पड़ेगी उसकी। उनको कहाँ जरूरत पड़ेगी इसकी? हम्म। वो सर पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स पढ़ाते हैं जब, तो उसमें ग्राफ्स बनते हैं और फिर एक जैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ होता है और लॉजिस्टिक ग्रोथ का उसमें ग्राफ एक्चुअली होता में है। ना ना उसमें क्या है कि जो एक कर्व होता है ना और एक लाइन है जैसे, तो वो उनके बीच, मतलब एसिम्प्टोटिक कर्व जो है हम उसको कहते हैं नॉर्मली, कि जो कर्व है और एक लाइन है उनके बीच की डिस्टेंस कंटिन्यूअसली कम होगा, जीरो का अप्रोच करती रहती है, वो टेंजेंट की तरह वर्क करता है उसको। मतलब जैसे एक मैंने तुम्हें कल भी बताया था अगर तुम्हें याद हो, जैसे कि अपने पास में कर्व है, जैसे हम f(x) इक्वल टू 1/x का ही कर्व ले लें, तो हमने इस तरह का बनाया था ना अगर तुम्हें याद हो। यस सर। तो इसमें इसके लिए अगर मान लो हम किस टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं, तो देखो ये इस तरह का ही तो होगा, ये यूं हाँ सर। यूं मान लो, यूं इस तरह का, जिस तो इस तरह के कर्व को नॉर्मली हम इस तरह की लाइन को हम एसिम्प्टोट ही कहते हैं। देखो भी पढ़ लेंगे ना, एक सेकंड रुको, पता नहीं ना क्यों इसमें इतनी जरूरत इस तरह का कर्व कहाँ बन, एसिम्प्टोट पढ़ाने की बायो में क्या जरूरत पड़ती है? तो जरा रुको जरा एक second, देखते हैं ये। देखना जरा दिख रहा है कि यस सर। ये लिखा था देखो कि दिख रहा है सर। asymptote is a an asymptote is a line such that the distance between the curve and the line approaches to zero। तो देखो ये कर्व के ऊपर, ये हम इसका भी ग्राफ अभी बना के दिखा रहे थे, ये जो ये वाला पार्ट है इसको तो हम एग्जांपल के तौर पे ट्रीट कर रहे थे। ये ये दिखाई दे रही है, नहीं समझ पा रहे थे? इसमें जो एसिम्प्टोट वाली लाइन है और जो कर्व है उनके बीच में जीरो हो गई ना डिस्टेंस। हाँ देखो ये मिल रहा है धीरे धीरे, ये मतलब एक टेंजेंट की तरह बिहेव कर रहा है इसके लिए, यस सर। तो इसी को एसिम्प्टोट कह रहे हैं। यहाँ पे ये एसिम्प्टोट हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला एसिम्प्टोट कर्व के लिए। एक्चुअली में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जैसे किसी दो चीजों में अगर गैप है ना, हाँ सर। तो मतलब जैसे सोशल लाइफ में तुमने देखा होगा कभी कभी कि बहुत सा गैप रहता है किसी चीज में, डाइवर्सिफिकेशन, यस सर। तो धीरे धीरे वो गैप कम हो जाए किसी तरह से, तो वो उसको एसिम्प्टोटिक कर्व की तरह एक्सप्रेस कर रहे हैं। वो सर लॉजिस्टिक ग्रोथ का जो ग्राफ था वो सिग्मॉइड कर्व बना था, और टाइम के साथ पहले तो इंक्रीज होती है पॉपुलेशन और फिर एक पॉइंट पे प्लेटू फेज आ जाता है हाँ और तो फिर इसका और मतलब पॉपुलेशन बढ़ती नहीं है। हाँ तो इसका मतलब ये है ना कि जब तक पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लॉजिस्टिक्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, हाँ सर। तो उसके बाद धीरे धीरे पॉपुलेशन और लॉजिस्टिक्स के बीच में जो गैप है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है।
और फिर जब प्लेटू फेज आ जाता है तो एसिम्प्टोट बन जाता है, ऐसे कहा था हाँ सर ने। वही तो, ऐसा ही तो है ना। देखो उसमें क्या सीन बनेगा, उसमें ये होगा कि जैसे मान लो मतलब इस तरह का हम एक एजम्पशन ले लें कि भाई